गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत में गणित और ज्योतिष विज्ञान में आर्यभट्ट के योगदान का अध्ययन करेंगे। वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान युग के वैज्ञानिक आविष्कारों से आज संपूर्ण विश्व अचंभित है। आधुनिक सभ्यता के विकास का मूल कारण भी विज्ञान ही है। वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम पाश्चात्य जगत में ही हुआ था और वहीं से फिर संसार के अन्य देशों में इसके ज्ञान का प्रसार हुआ। लेकिन ये मान्यता नितांत भ्रामक और तथ्यों से परे है। भारत में तो विज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन उस प्राचीन युग में हो चुका था जिस समय पाश्चात्य जगत ने विज्ञान के उषा काल की लालिमा को भी नहीं देखा था। भारत के प्राचीन ऋषियों ने विश्व को विज्ञान का ज्ञान दिया था। अनेक वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों का आविष्कार इसी भारत भूमि पर हुआ था। लेकिन पाश्चात्य जगत में वैज्ञानिक आविष्कारों का दौर पुनर्जागरण के बाद हुआ था। प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी अनवरत विज्ञान की साधना के द्वारा विश्व को ये बता दिया कि विज्ञान केवल पश्चिम की बपोती नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास का गुप्त काल तो वैज्ञानिक विकास का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। गुप्त काल में गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, रसायन आदि अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। इस गणित और ज्योतिष में आर्यभट्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, यानी 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में हुआ था। आर्यभट्ट कुसुमपुर पाटलिपुत्र के निवासी थे। गुप्त काल में ही शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। यह सब आर्यभट्ट की देन है। ज्योतिष में भी आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्यभट्ट गणितज्ञ तथा ज्योतिष वैज्ञानिक थे जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान ज्योतिष शास्त्र में विकसित हो रही सिद्धांत ज्योतिष प्रणाली के अग्रणी विद्वान माने जाते हैं। इनका जो ज्योतिष ज्ञान है वो स्पष्ट गणितीय पद्धति पर आधारित है। गुप्त काल तक गणित विद्या ज्योतिष का अभिन्न अंग बन गई थी। इसलिए गणित के समन्वय से ज्योतिष विद्या में अभूतपूर्व विकास हुआ तथा ग्रह नक्षत्रों की गति व स्थिति के बारे में स्पष्ट और त्रुटिहीन निर्णय लेना संभव हो पाया। आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ज्योतिष के क्षेत्र में परंपरानुसार 18 नाम मिलते हैं। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, काश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, रोमल, पोलिस, पवन, मृगु तथा शौनक। इन ज्योतिष शास्त्रियों में अधिकांश के ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं हैं। आर्यभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ ही प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ है जिसे सिद्धांत प्रणाली का अग्रणी ग्रंथ माना जा सकता है। वर्तमान में जो वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका है वो मिलती है, लेकिन इससे पूर्व आर्यभट्ट द्वारा रचित जो ज्योतिष ग्रंथ है वही अग्रणी ग्रंथ था। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में 499 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय की रचना की थी। इस ग्रंथ में
इस ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं जो 4 खंडों में विभाजित हैं। एक महत्वपूर्ण बात है ये कि 23 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो इसके जो 4 भाग हैं, गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। गीतिकापाद सबसे छोटा है, केवल 11 श्लोकों का है, परंतु इसमें इतनी सामग्री भर दी गई है कि जितनी सूर्य सिद्धांत के पूरे मध्यमाधिकार और कुछ स्पष्टाधिकार में आई हैं। लंबी संख्याओं को श्लोक में रखने की दृष्टि से इन्होंने अक्षरों के द्वारा संख्या प्रकट करने की नवीन रीति का प्रचलन किया। इस पद्धति के अनुसार कैसे लेकर म तक के वर्ण क्रमशः 1 से लेकर 25 संख्या के द्योतक हैं। आर्यभट्ट का मूल सिद्धांत है कि पृथ्वी का दैनिक भ्रमण होता है, अर्थात नाव के चलने के समान पृथ्वी भी सदा चला करती है तथा सूर्य स्वयं स्थिर है। तो इस प्रकार ये जो गीतिकापाद है वो इसका महत्वपूर्ण भाग है। इसी भाग में आगे के श्लोकों में राशि, अंश, कला आदि का संबंध, आकाश कक्षा का विस्तार, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि की गति, अंगुल, हाथ, पुरुष, योजन का संबंध, पृथ्वी के व्यास तथा सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के बिंबों के व्यास के परिमाण आदि के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। गणितपाद है, वो भी महत्वपूर्ण खंड है। इसमें इनके श्लोकों में वर्ग, वर्ग क्षेत्र, घन, घनमूल, वर्गमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार शंकु का घनफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोल का घनफल, विषम चतुर्भुज क्षेत्र के करणों के संपाद से भुज की दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्रों की मध्यम लंबाई और चौड़ाई जानकर क्षेत्रफल जानने के नियम बताए गए हैं। काल क्रियापाद नामक खंड में ज्योतिष संबंधी बातें हैं। इसमें काल और कोण की इकाइयों का संबंध तथा मास, वर्ष और युगों का संबंध भी बताया गया है। इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना का आरंभ बताया गया है। इस खंड के 20 श्लोकों में तो ग्रहों की मध्यम और स्पष्ट गति संबंधी नियम बताए गए हैं। गोलपाद, गोलपाद नामक खंड आर्यभट्टीय का अंतिम खंड है जिसमें 50 श्लोक हैं। इसमें विभिन्न ग्रहों की गति, ग्रहों के पाथ और पृथ्वी की छाया से ग्रहों का रवि मार्ग पर भ्रमण बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि सूर्य से कितने अंतर पर चंद्रमा, मंगल, बुध आदि दृश्य होते हैं। एक श्लोक में बताया गया कि पृथ्वी ग्रहों और नक्षत्रों का आधा गोल अपनी ही छाया से अप्रकाशित है और आधा सूर्य के सामने होने से प्रकाशित है। आर्यभट्टीय के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ज्योतिष सिद्धांत की प्राय सभी बातों और उच्च गणित की कुछ बातें सूत्र रूप में लिखी गई हैं। इसमें तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तथा नक्षत्रों की सूची और उनकी स्थितियों के संबंध में कुछ बताया गया है। दक्षिण भारत में भी आर्यभट्ट के आधार पर वे पंचांग वैष्णव धर्म वालों के लिए मान्य होते हैं। कालांतर में प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने भी इन्हीं के आधार पर खंडन खाद्य नामक ग्रंथ की रचना की थी और आर्यभट्ट के ऊपर भट्टीय ग्रंथ पर टीकाएं भी उन्होंने लिखी थी। तो इस प्रकार आर्यभट्ट का गणित, ज्योतिष और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। 5वीं शताब्दी में उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, वही सूर्य की परिक्रमा करती है। इंपॉर्टेंट बात है।
आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी की। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का अनुमानित माप व पाई का माप दिया, जो आज भी सही माना जाता है। निष्कर्ष, निबंधात्मक क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर आपको लिखना है, एग्जाम्स में ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्तकाल इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में गणित और विज्ञान की बहुत उन्नति हुई थी। आर्यभट्ट इसी युग की देन है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सिद्धांत ज्योतिष में निश्चित रूप से एक गणिताध्याय का समावेश किया। इसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित के सिद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की अनुमानतः जो माप की थी वह आज तक सही मानी जाती है। उन्होंने सूर्य और चंद्र के विषय में पौराणिक धारणाओं का खंडन करते हुए प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु का कोई स्थान नहीं है, बल्कि चंद्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है। अतः भारत के वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट का स्थान अग्रगण्य है। इस प्रकार इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको भी आपको हल करना है, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।